हेलो डीएलएड फोर्थ सेम। आज हम भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली वितरण प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। खाद्य सुरक्षा वितरण प्रणाली में जाने से पहले हम जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा है क्या। खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य, खाद्य से जैसे आपके पास समझते हैं खाने की वस्तुएं, अर्थात ऐसी वस्तु जिससे पर्याप्त खाने की उपलब्धता हो सके। ठीक है। और खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है कि देश इस बात की संतुष्टि करना, इस बात की तैयारी करना कि देश के सभी लोगों को पर्याप्त खाने की उपलब्धता रहे, जिससे कि वो एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन बिता सके। यानी कि मौसम, चाहे कोई हर मौसम हो, कम से कम व्यक्तिक उपलब्धता के हिसाब से और ज़िंदा रहने के लिए नहीं, स्वस्थ रूप से ज़िंदा रहने के लिए लोगों को खाद्यान्नों की प्राप्ति हो। ठीक है। जैसे वस्त्र की आवश्यकता है, छत की आवश्यकता है, तो भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता है। ठीक है। तो भोजन के बिना व्यक्ति का जीवन कैसा है, दुर्लभ है। तो यही कारण है कि जब स्वतंत्रता के पश्चात जब उद्देश्य रखे गए, तो लोगों के उद्देश्यों के सुरक्षा के साथ साथ खाद्य सुरक्षा का भी एक उद्देश्य रखा गया। प्रारंभ में तो खाद्य सुरक्षा केवल पेट भरने के लिए होती थी कि उतना भोजन लोगों को मिल जाए जिससे कि पेट भर जाए। लेकिन वर्तमान समय में खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य क्या है? भौतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों की पहुंच, संतुलित भोजन, संतुलित आहार, स्वच्छ पेयजल, ये सब हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में है और ये किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए मिलना ही चाहिए। उचित वातावरण और प्राथमिक स्वास्थ्य। तो भारतीय संविधान की धारा 47 में ये प्रावधान है कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि आहारों की पौष्टिकता में वृद्धि करने की तथा सभी लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो सभी को मिलें। ये जो प्रायोरिटी है, ये सबसे प्राथमिक स्तर होगा किसी की आवश्यकता की पूर्ति का। मतलब सबसे पहले ध्यान किधर जाएगा? खाद्यान्नों पर। तो लेकिन क्या हुआ, बाद में भी, आज वर्षों बाद भी हम कुछ ऐसे क्षेत्र अभी भी हैं जहाँ पर भोजन पहुँचाना बहुत कठिन काम है। मतलब भोजन पहुँचाने का तात्पर्य है कि लोगों को वास्तव में पूरा भोजन नहीं मिल रहा है, स्वस्थ भोजन नहीं मिल रहा है। ठीक। और भारत के समक्ष ये जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। उसके कारण क्या क्या हैं? कारण है बढ़ती जनसंख्या। ठीक है। क्योंकि हमने आपको इसके पहले के लेसन में पढ़ाया था कि खाद्य पदार्थ तो अंकगणितीय विधि से बढ़ते हैं, 1 2 3 4, जबकि जनसंख्या ज्यामितीय विधि 2 4 8, है ना, इस तरह बढ़ती है, दुगनी। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण इस खाद्य सुरक्षा को, इस विधेयक को लाना कठिन भी था और आज भी हम इस लक्ष्य के पीछे कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। फिर नगरीकरण और औद्योगिकरण। नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण क्या हो रहा है? कृषक जो है, जिनको भूमि पर अन्न उगाना चाहिए, वो उद्योगों और नगरों में काम करने के लिए जा रहे हैं। फिर अनिश्चित खाद्य उत्पादन। खाद्य उत्पादन कितना होगा इसकी निश्चितता नहीं है। कभी कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई। अभी वर्तमान समय में, आज कल आपने न्यूज़ में देखा होगा कि ये जो लोकस्ट का अटैक हो गया है। ठीक है। इससे क्या हो गया है, जो खाद्यान्न था वो कहीं ना कहीं नष्ट हो रहा है, परसेंटेज। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन कभी बारिश के शेड्यूल में परिवर्तन हो जाता है ना, अत्यधिक गर्मी पड़ने लगती है, अचानक ओले गिरने लगते हैं, तो उसके कारण भी कृषि पर फर्क पड़ता है। सिंचाई की व्यवस्था उचित समय पर नहीं हो, ठीक है, तो उसके कारण भी जो भी खाद्यान्न है वो कम पड़ सकता है, उसमें दिक्कत आ सकती है। इसके साथ साथ कारण क्या है? उन्नत किस्म के बीजों की अनुपलब्धता। अभी भी भारतीय किसान
कहीं ना कहीं इस तरह के उन्नत बीजों की अनुपलब्धता को झेलता है। फिर प्राकृतिक आपदा हमने पहले बताया, सूखा, बाढ़, भूकंप। खाद्यान्न, खाद्यान्न भंडारण की समस्या भी रहती है। सही स्टोरेज नहीं है, खेतों में पड़े पड़े अनाज सड़ गया, खराब हो गया, चूहों ने उसको खराब कर दिया, पानी बारिश ने खराब कर दिया, है ना। फिर कभी कभी ऐसा होता है, जो किसान जितना धन, जितना मेहनत और खेती में लगाते हैं, उसके कारण उसके एवज में उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता, और इसके कारण वो अपनी फसल को बेचने के लिए तैयार नहीं होते, तो न्यूनतम मूल्य की समस्या हो जाती है। फिर असामान्य वितरण प्रणाली, ये भी है, किसी एक कहीं पर ज़्यादा मिलता है, कहीं पर कम मिलता है, असामान्य वितरण प्रणाली है। अशिक्षा गरीबी तो है ही, ठीक है, इससे तो आप पूरी तरह से विज्ञ हैं कि भारत में गरीबी और अशिक्षा की समस्या बहुत बड़ी है। जो हमने चल चुनौतियाँ पढ़ाई उसमें पढ़ाया था गरीबी, ठीक। WTO जैसे वैश्विक संगठनों की अनुचित नीतियों के कारण भी यहाँ पर भारत में ये समस्या खाद्य सुरक्षा की बनी रहती है हमेशा, ठीक। शासनिक और प्रशासनिक उत्तरदायित्व की कमी, कभी कभी शासन प्रशासन अगर उचित नहीं है, मान लीजिए केंद्र से आ गया तो राज्य में उसका सही ध्यान नहीं रखा गया, उसके वितरण का, राज्य में आ गया तो जिला स्तर पर जो अधिकारी उन्होंने सही से कार्य नहीं किया, ठीक। तो इससे भी लोगों को नहीं मिल पाता है सही समय पर उनका जो उनके कोटे का होता है अनाज। तो भारत की निरंतर बढ़ती जनसंख्या जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है और एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है। तो ये जनसंख्या जो निरंतर बढ़ती जा रही है, उसके कारण हो सकता है कि हम चीन को भी पीछे छोड़ दें। ऐसा माना जाता है कि 2050 तक हमारी जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी, तो इसके कारण क्या हुआ, खाद्य सुरक्षा एक और गंभीर समस्या बन जाएगी, ठीक। तो ये जो हमने आपको पॉइंट्स बताए, नगरीकरण, सिंचाई की व्यवस्था अगर सही से नहीं हुई, ठीक है, खाद्यान्न और भंडारण की सुविधा अगर नहीं रही, न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर किसानों को नहीं मिला, तो क्या होगा, उनके जीवनचर्या और ख़राब हो जाएगी। और अगर किसानों को और अधिक कष्ट हुआ, तो जैसे हमेशा होता है, आपने अक्सर देखा होगा, बुंदेलखंड वगैरह में सुना होगा कि किसान कर्ज ना चुका पाने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, या अचानक बारिश हो गई, फसल खराब हो गई अचानक, तो इससे भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा जो हमारा अधिनियम है, उसको लाने से पहले बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत में ये सब समस्याएं हैं। प्राकृतिक आपदाएं भी आप जानते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि अचानक जलवायु परिवर्तन हो गया, अचानक सूखा और भूकंप जैसी आपदाएं आ गई, है ना। तो ये भी बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है। भंडारण की समस्या, जैसे कि हमने बताया कि भंडारण जितनी फसलें होती हैं उसमें बहुत 30% अनाज लगभग जो है वो सड़ जाता है, चाहे उसमें बारिश के कारण हो या किसी और चीज़ के कारण हो, भंडारण की समस्या होती है जिस कारण वो ख़राब हो जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता, जैसे हमने पहले बताया। असामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ये भी है कि कहीं कहीं पर रखा हुआ अनाज, टनों अनाज सड़ जाता है, और दूसरी तरफ लोग सूखे और कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, भूख नहीं, उनको जो है वो भूख से ही मर रहे हैं, है ना। तो अशिक्षा और गरीबी, तो और WTO की नीतियाँ क्या हैं, WTO की नीतियाँ आयातों पर शुल्क को ख़त्म नहीं किया है, जिसके सब्सिडी वगैरह के कारण जो है लघु उत्पादकों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि देश की परियोजनाएं सही स्वरूप नहीं ले पाती हैं, अगर वहाँ का जो उत्तरदायित्व वाला अधिकारी होता है उसके लिए वो सही से कार्य न कर रहा हो, ठीक। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है, आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, खाद्य सुरक्षा क्या होती है, कैसे क्या समस्या है उसके सामने। उसके बाद आता है कि इस वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है। इस वितरण प्रणाली का उद्देश्य सभी वर्गों तक खाद्यान्नों की पहुंच को संभव बनाना, ठीक। और
जिससे कि मिनिमम लोगों को मिनिमम भुगतान करके अधिक अनाज मिल सके, सभी लोग उपभोग कर सके। तो पीडीएस को 1950 में लागू किया गया और इसके प्रमुख 6 अंग हैं। राशन, ये सरकारी, जो सरकारी कोटे वाली जो दुकानें आपने देखी होंगी, गल्ले की दुकानें, राशन की दुकान जिन्हें कहा जाता है। सहकारी उपभोक्ता भंडार, नियंत्रित उपभोक्ता भंडार, नियंत्रित कपड़े की दुकान, जिसमें आपने लिखा होगा सस्ते कपड़े, सस्ते गले की दुकान, ऐसे, ठीक। सुपर मार्केट जो होती है, मिट्टी का तेल विक्रय की दुकान, ठीक है, या डिपो। तो ये जो निगम है 1997 तक एक सामान्य पीडीएस थी और जिसे शहरों पर ही उपलब्ध कराया जाता था, शहरों में ही थी, लेकिन बाद में लक्षित रखा गया, टारगेटेड। तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 97 में शुरुआत की गई और जिससे गरीबों को एक खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान करने का प्रयास किया गया। कैसे? बीपीएल कार्ड देकर। बीपीएल कार्ड जो धारक होते हैं उनको जो है फ्री में या बिल्कुल मिनिमम कीमत पर राशन उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किया गया और 2000 में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई और इसमें भी सरकार के माध्यम से बेसहारा निर्धन लोगों को प्रतिमाह 10 किलोग्राम अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। 2001 में पंचायत स्तर पर भी इस तरह के खाद्यान्न बैंकों की स्थापना की गई ताकि प्राकृतिक प्रकोप तथा तंगी के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके, ठीक। इसके बाद इसी के लिए कुछ अनाज योजनाओं के 2004 में भी शुरू किया गया, जिसमें जो है काम के बदले अनाज की योजनाओं को भी लागू किया गया। फिर भारतीय खाद्य निगम क्या है, एफसीआई क्या है? एफसीआई क्या है? इसका गठन 1964 के तहत हुआ था भारतीय खाद्य अधिनियम के अंतर्गत। भारतीय खाद्य निगम की शुरुआत जो है 14 जनवरी 1965 को हुई और आज भी ये निगम विभिन्न तरह के कार्य खाद्य सुरक्षा के कार्य कर रहा है। इसमें किसानों को उचित मूल्य पर उनके उत्पाद को खरीदने का कार्य, अनाज का उचित भंडारण, उसकी सुविधा देने का कार्य, पीडीएस एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत उपभोक्ताओं के खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराना। फिर जिन राज्यों में अधिक उत्पादन होता है उन राज्यों से अतिरिक्त खाद्यान्न लेकर कम खाद्यान्न वाले राज्यों को वितरित करना। तो इस तरह से कुल मिलाकर इसका प्रमुख कार्य क्या है कि खाद्यान्न की सुरक्षा करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संबल बनाना, सुरक्षित बनाना। लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना टीबीडीएस क्या है? ये क्या है? ये पीडीएस के जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करता है। पहले से एक टारगेट होता है कि इतने लाख टन जो अनाज निर्धारित हुआ है और इसको खरीदा जाएगा और इतने लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो जो अंत्योदय योजना है ये कहीं ना कहीं इसी के अंदर का एक पार्ट है, जिसको हमने आपको पहले बताया, जिसमें 2 रुपये और 3 रुपये की दर से जो है वो गेहूं की बिक्री हुई, मतलब उसको दिया गया, परिवारों को बांटा गया। सबसे निर्धन परिवारों को फ्री भी दिया गया। 25 किलो अनाज शुरू में निर्धारित था, फिर 1 अप्रैल से इस पर बढ़ोतरी भी की गई और 35 किलो अनाज दिया गया। एकीकृत ये योजनाएं क्या हैं? ठीक, ICDS महिलाओं, ये एकीकृत बाल विकास योजनाएं क्या हैं? जिसमें महिलाओं के और शिशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें शिशु, बच्चे और किशोरी बालिकाओं और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखना, जिससे कि कुपोषण को पूरी तरह से हराया जा सके। इसके लिए इस विभाग की स्थापना की गई और इसमें जो है यूनिसेफ ने भी समय समय पर बहुत सारे मार्गदर्शन दिए और सहायता भी प्रदान करी। इसमें बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास की नींव डालना इसका प्रमुख उद्देश्य था। 6 वर्ष से छोटे बालकों में किसी भी तरह कुपोषण न फैलने पाए, तो पोषण में सुधार लाना था। मृत्यु दर को कम करना, अस्वस्थता को कम करना, कुपोषण को हराना और स्कूल की पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दरों में कमी लाना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। बाल विकास को बढ़ावा देना और बाल मजदूरी को हटाना, ठीक है। बाल विकास को पूरी तरह से, मतलब कि चाइल्ड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, जिससे कि बच्चे स्कूल जाएं, जिससे कि बच्चे स्वस्थ रहें, क्योंकि अगर बीमारी होगी, सही भोजन नहीं मिलेगा तो कुपोषण का शिकार होंगे, जिसके कारण पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। इसकी प्रमुख योजनाएं किशोरी शक्ति योजना, धनलक्ष्मी पोषण कार्यक्रम और इंदिरा गांधी मातृत्व योजना सहयोग योजनाएं। फिर आप सब जानते होंगे MDM क्या है? मध्याह्न योजना, जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किया गया प्राइमरी स्कूल्स में। इसमें
बच्चों को विद्यालय की तरफ आकर्षित करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि जो गरीब माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को काम पर इसलिए भेजते हैं क्योंकि उनके घर में भोजन नहीं है, और भोजन के कारण वो कैसे भोजन की आपूर्तिकरण कैसे उनको खिलाएं, तो इसलिए वो स्वयं भी काम करते हैं, अपने बच्चों से भी करवाते हैं। और स्कूलों के प्रति उनकी कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी उत्सुकता नहीं थी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने की। तो इस कार्यक्रम को नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप, ये लाइन आ सकती है एग्ज़ाम में कि एमडीएम को कैसे जाना जाता है, किस उसका और नाम क्या है। प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों के लाभ के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील को 15 अगस्त 1995 को मानव संसाधन एवं विकास आचार्य मिनिस्ट्री, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा गठित किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? स्कूलों में दाखिलों की संख्या को बढ़ाना, स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले की जो प्रवृत्ति थी उसको हतोत्साहित करना, साथ ही इनको सही जो प्रोटीन है बच्चों को मिले, सही जो है 200 दिनों के लिए कम से कम इनको न्यूनतम 300 कैलोरीज और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन सब बच्चों को मिले। इसके लिए भी अप्रैल 2002 में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में जो है इस तरह के कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को शामिल किया गया, जिससे कि उनके स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सके और पोषण में सुधार लाया जा सके। और अब कई सारे एनजीओज़ भी इस कार्यक्रम को में प्रतिभागी हैं और भोजन पहुंचाने का कार्य करते हैं। बीच बीच में ऐसा लापरवाही के कारण ऐसा भी होता है कि कई बार जो है वो स्वस्थ भोजन मतलब मिलता है बच्चों को, और बहुत सारी शिकायतें भी आई हैं, जिससे कि 10 अक्टूबर 2013 को इसकी निगरानी करने की भी एक समिति गठित की गई है, जिससे कि जो कि उसकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखते हैं। और माना जाता है कि जो एमडीएम योजना है देश की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी योजना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 68 वर्षों के पश्चात जो पहले रखा गया था, वो उसमें आज भी हम इस सुरक्षा को पूरी तरह से नहीं दे पा रहे, क्योंकि अभी भी ये चुनौतीपूर्ण समय है और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इस चुनौती से निपटने का प्रयास करती हैं। और ये कानून इसीलिए खाद्य सुरक्षा कानून तैयार किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 22 दिसंबर 2011 को जो है वो तैयार किया गया था। इसमें जो है 3 रुपये प्रति किलो चावल और 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ और प्रत्येक रुपये प्रति किलो जो है वो किलोग्राम मोटा जो अनाज है वो प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाए, प्रत्येक व्यक्ति 7 किलो के हिसाब से दिया जाए, ऐसी योजना रखी गई थी। ठीक है, शहरी और गाँव में अलग अलग हिसाब से इस विधेयक को रखा गया और संघ और राज्यों ने मिलकर इसको पारित भी किया। ठीक है, और जिससे कि एक्सक्यूज़ मी जिससे कि सभी को जो है वो भोजन का अधिकार प्राप्त हो, कोई भी भारत जैसे देश में भूख से ना मरे। तो पीडीएस संबंधी जो रिकॉर्ड है इसका लेखा जोखा रखा जाता है, कोई शिकायत आती है तो उसका निवारण भी होता है। और दोनों सदनों के द्वारा इस विधेयक को पारित दिया गया था 12 सितंबर 2013 को, और तब से लेकर अब तक ये उसमें चल रहा है। और इसी योजना के तहत आप वर्तमान में इस कोरोना की बीमारी के समय में भी देख रहे होंगे कि सरकार के द्वारा बहुत जो है वो भोजन अन्न जो है वो लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास, गरीबों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया में एक राशन कार्ड जो है उसकी व्यवस्था की तरफ अभी लोग आगे कार्य कर रहे हैं। तो ये आपका भारतीय सुरक्षा एवं खाद्य प्रणाली और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद शायद आपका एक साक्षरता दर एक टॉपिक बचेगा और एक और कुछ और हो तो आप हमें बताइएगा। ठीक है, फ़िलहाल आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है आज के लिए।